अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2019 की। किसकी बात करेंगे? प्रीलिम्स 2019 की बात करेंगे। तो 2019 के पेपर क्यों सॉल्व कर रहे हैं भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व इसलिए करना जरूरी है बिकॉज यहाँ से हमको एक आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। बिकॉज आपके पास फैक्ट्स हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास कंटेंट है, बट आप उसको एक्सप्रेस तब तक नहीं कर पाओगे या तो आपको पता नहीं होगा क्वेश्चन आएंगे कैसे। कंफ्यूज किए आते हैं। आप यूपीएससी बहुत चालाक है, चारों ऑप्शन में आपको जो पता होगा उसी को कंफ्यूज कर देगी 2 ऑप्शन के बीच में, 3 ऑप्शन के बीच में। तो ये इसीलिए बहुत जरूरी होता है आप हर स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना, क्या पूछा गया है ये हमको समझना। क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे, क्वेश्चन थोड़े से ऐसे आएंगे जिसको आप थोड़ा सा ध्यान, दुर्घटना सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। पेपर 1 की बात कर रहे हैं, पेपर 2 की बात भी करेंगे। सो पेपर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट हमसे पूछा गया है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV, बिल्कुल सही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है दोनों। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन, गलत बात है भाई। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपना एकदम भरोसा होना चाहिए भाई जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ सही है ना, तो सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन इन न्यूज़। Cas9 प्रोटीन क्या है? CRISPR-Cas9 2019 में न्यूज़ में था। इट इज अ मॉलिक्यूलर सीजर। CRISPR-Cas9, Cas9 इज व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर सीजर, है ना, जो कि टारगेटेड जीन एडिटिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द ऑकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस का क्या है? हमारे पास जो करंट अफेयर सीरीज किए थे उसमें प्रीवियस जो क्वेश्चंस कवर किए थे उसमें हम इस चीज़ों को भी कवर किए हैं, उसमें भी इन चीज़ों को हमने कवर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द ऑकरेंस ऑफ व्हाट मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस के ऑकरेंस के लिए, है ना, क्या रीजन है ना? जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, ऐसा नहीं है भाई, कुछ पीपल में जेनेटिक्स ऐसा है कि इसकी वजह से उन जेनेटिक मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस हो जाता है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड और 3 दोनों में कॉमन है। 4 देखते हैं, मल्टीपल क्रोनिक डिसीज इन सम पीपल नो। क्रोनिक डिसीज से कोई लेना देना नहीं है भाई मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस का, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ अ जायंट ब्लैक होल बिलियंस ऑफ ईयर और बिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन? ब्लैक होल के मर्जर से या फिर ब्लैक होल के फॉर्मेशन से हमको क्या देखने को मिलता है? ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट होते हैं, और उनको हम कैसे करते हैं? इवॉल्व एलाइजर से हम इसको डिटेक्ट करते हैं। इवॉल्व एलाइजर वाला भी क्वेश्चन पिछले बार 2020 में आ गया था ना। क्वेश्चन नंबर 5 है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी इज गेन पॉपुलैरिटी इन दी लास्ट फ्यू ईयर, वाई? आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्निक है ये न्यूज़ में था, पॉपुलैरिटी क्यों पाया? इट इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज, बिल्कुल सही है। इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बिल्कुल सही है। इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। देखो भाई, हार्मोन जो होते हैं वो हार्मोन से ही मिल पाएंगे, ठीक है ना। हार्मोन रिप्लेसमेंट में समझ, हार्मोन रिप्लेसमेंट है ये, तो हमको बस कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हार्मोन रिप्लेस हो, बट ये जीन्स साइलेंस कर रहा है, ठीक है ना। ये प्रोटीन बनने से रोक रहा है, प्रोटीन बनने से रोक रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। थर्ड इज इनकरेक्ट। 1 and 2 कहाँ पे है? ये करेक्ट हो जाएगा 4। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेसिस्टेंट टू वायरल पैथोजन, यस करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 6 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर कंप्लीट बाय वेरिएबल डिवाइसेस, ठीक है। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है वेरिएबल टेक्नोलॉजी की, है ना। वेरिएबल डिवाइस क्या क्या कर सकते हैं? लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर्सन का बिल्कुल सी स्लीप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो आते हैं आज के हमारे वॉच है, स्मार्ट वॉचेस, वो सब की बात हो रही है। असिस्टेंस इन, है ना, इम्पेयर्ड हेयरिंग, बिल्कुल सही है। हमारे पास इम्प्रोवाइज्ड हियरिंग एड इक्विपमेंट्स आते हैं हमारे पास, कान जिनको सुनाई कम होता है उनके लिए, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट है 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिजिटल सिग्नेचर इज, डिजिटल सिग्नेचर की बात करनी है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग। देखो, कोई डिजिटल सिग्नेचर एक रिकॉर्ड नहीं है भाई, मैं साइन मार रहा हूँ रिकॉर्ड थोड़ी हो जाएगा, है ना। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज अ रिकॉर्ड कि मैंने साइन मारा है। अगर सर्टिफिकेट के बारे में पूछता तो ये सही होता, बट इट इज नॉट आस्किंग अबाउट द सर्टिफिकेट, इट इज जस्ट आस्किंग अबाउट द डिजिटल सिग्नेचर।
यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर और इंटरनेट। देखो प्रूफ हमारे पास कौन होगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसमें साइन मारा हुआ है वो वाला सर्टिफिकेट जो है कि हाँ मैंने साइन मार दिया, अब इसको एक्सेस दे दो। बट हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर क्या है ये पूछा है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं पूछा है, तो दिस इज इनकरेक्ट। एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग, बिल्कुल से डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड एंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज। ये सही है भाई, इट इज अ मेथड ऑफ साइनिंग। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा सी 3 ओनली। विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमको बात करनी है गलत स्टेटमेंट की, डेवलपमेंट देखना है साइंस में। फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। नो, ऐसे नहीं दो डीएनए को हमने सेल जोड़ दिया अब इसका फंक्शनल क्रोमोसोम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता ब्रो, है ना। फंक्शनल क्रोमोसोम कैन नॉट बी क्रिएटेड इन दिस वे। द वर्ड डेनिसोनियन is sometimes mentioned in the news in reference to it is an early human species, जो कि माना जाता था कि पहले रहते थे, अभी तो एक्सटिंक्ट हो गए, है ना। माना जाता था कि होमो हैबिलिस होमो सेपियंस होमो हैबिलिस के समय रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Augmented reality is a stimulated environment. It is a stimulated environment in and is created and the physical world is completely shut down. देखो stimulated environment जो है ना, it is a term that is associated with VR, virtual reality. virtual reality में क्या होता है, आप एक VR गियर पहनते हो, आपकी जो इन्वायरमेंट है वो अलग हो जाती है ना, stimulated environment आपको दिखाया जाता है। So stimulated environment is something that is related to VR, not AR. AR में क्या होता है, AR में होता है इमेज दैट इज जनरेटेड, है ना, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, है ना, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट पे हमारे पास इमेज जो कंप्यूटर से जनरेट किया गया है, जैसे पोकेमॉन गो हो गया, इसका एग्जांपल क्या है, पोकेमॉन गो। ठीक है, पोकेमॉन गो में क्या था, हमारे पास सराउंडिंग, तो कैमरा में देखिए सराउंडिंग दिखता था, बट उसके ऊपर जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है ना, जो कंप्यूटर जनरेटेड ऑब्जेक्ट है, रियल लाइफ हमारे पास रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जो हम लोग आसपास देख रहे हैं वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है, बट हमारे पास जो पोकेमॉन होता था वो क्या था, एक कंप्यूटर जनरेटेड ऑब्जेक्ट था। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जो है ना, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट पे हम कंप्यूटर जनरेटेड ऑब्जेक्ट डालते थे, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। कौन सी रियलिटी, AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। लाइक द लेंस कार्ड में भी तो यही होता है, हमारे पास फेस हमारा होता है, ये चश्मा क्या होता है अपने पास, कंप्यूटर जनरेटेड होता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज ये दोनों ऊपर नीचे कर दिया गया। तो आपको कहीं भी स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट दिखे, स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट, ठीक है ना, तो हम लोग क्या लगाएंगे, स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, VR। एंड रियल लाइफ ऑब्जेक्ट अगर बात किया जाए रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की, तो हम लगाएंगे AR। ओके, थर्ड है AR allows individual to present in the world and improve the experience using camera of स्मार्टफोन और PC। ऑगमेंटेड रियलिटी में बिल्कुल सही, जो पोकेमॉन गो में क्या होता था, हमारा कैमरा वहीं होता था। VR closes the world, बिल्कुल सही है, इट क्लोजेस द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोजेस एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इमर्शन एक्सपीरियंस। ये भी सही है, जैसे आप VR पहनोगे और वो समुद्र वाला सीन देखोगे ना, जिसमें समुद्र ऐसे घूमो कैसे देखते हैं, वो वाला फिर आपको मैं समुद्र में हूँ, बस बिल्कुल सही, कंप्लीट इमर्शन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है VR। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा यहाँ पे 3-4। क्वेश्चन नंबर 11, देखो भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन है, द मनी, इसीलिए तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपीएससी में, बहुत कम होते हैं बट एक दो क्वेश्चन चांसेस रिपीट होने के। The money multiplied in an economy, the money multiplied in an economy increases with which of the following। तो ये पता होना चाहिए भाई, money multiplied increases with the banking habit of the population। ज़्यादा जमा करेंगे, ज़्यादा देंगे, ज़्यादा जमा करेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे, तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। Recently, India signed a deal known as Action Plan for Prioritization and Implementation of Cooperation Areas in Nuclear Field with which of the following countries। एक्शन प्लान किसके साथ हमारे पास इंडिया ने लॉन्च किया था, ये रशिया के साथ लॉन्च किया था, ठीक है, रशिया के साथ साइन किया था। ओके,
उस समय था भाई, अभी तो न्यूज़ में नहीं होगा ये वाला। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑन डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर सिटीजन नोन एज जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल 2016 एंड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट फ्रॉम 25 May 2018। देखो, पहली बार जो डाटा प्रोटेक्शन बिल था वो कहाँ पे आया, वो कहाँ पे पहली बार देखने को मिला हमको, यूरोपियन यूनियन के अंदर, है ना, बहुत न्यूज़ में था ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसके देखते हुए हमारे देश ने बोला कि भाई हमारे पास भी होना चाहिए, बट अभी तक है नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली the Reserve Bank of India recent directive relating to storage of payment system data, popularly known as data dictate, command the payment system provided that, है ना, जो storage for payment system data, payment system provider क्या कमांड करता है ये, they shall ensure the entire data relating to the payment system operated by them are stored in the system only in India। बिल्कुल सही है। they shall ensure that the system are owned and operated by public sector enterprises। ऐसा है क्या? तो फर्स्ट इज करेक्ट, तो इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। सो ये नहीं था कि सब ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये नहीं लिखा हुआ है। पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर कोई मैंडेटरी नहीं है। और थर्ड है, देश शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द CAG ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ द करंट ईयर। वैसे नहीं है, इनको अपना जो है ना सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट वो सर्टिफाइड ऑडिटर्स को देना जरूरी है, नॉट टू CAG। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी। ठीक है ना, मतलब जब स्लाइड हो रहा होगा इंडियन रूपी तो गवर्नमेंट क्या नहीं करेगी, ये हमसे पूछा है। कबिंग द इम्पोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, ये तो करेगी गवर्नमेंट। एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, यस बिल्कुल सही है, बिकॉज रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड जब इशू करेगी तो रूपी का अप्रिशिएट होने के चांसेस होंगे, है ना। मतलब हमारे पास बोल रहा है स्लाइड हो रहा है, मतलब डिप्रिशिएट हो रहा है रूपी। एजिंग कंडीशंस रिलेटेड टू द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, बिल्कुल सही है। अगर हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स करेंगे, है ना, तो स्लाइड हो जाएगा रूपी, क्योंकि जो वहाँ पे हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करेंगे तो रूपी को सेल करेंगे और डॉलर को बाई करेंगे। भाई जब डॉलर आएगा हमारे देश में, डॉलर आएगा तो डॉलर से क्या करेंगे, इंडिया में रूपी कन्वर्ट करेंगे ना। सो डॉलर से रूपी कन्वर्ट होगा मतलब रूपी खरीदे जाएंगे, ठीक है ना, तो ये अप्रिशिएट होगा ना रूपी। एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में रूपी डिप्रिशिएट होगा भाई, है ना, गवर्नमेंट और ज़्यादा रूपी स्पेंड करेगी, है ना। एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे पास डाउनफॉल आ जाएगा। सो दिस इज नॉट डन बाय द गवर्नमेंट। Consider question number 16 है, in the context of polity which one of the following would you accept the most appropriate definition of liberty? Opportunity to develop oneself fully। देखो भाई लिबर्टी के दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन 17 है, among the following agricultural commodities imported by India, which one of the following account the highest import in terms of value इन द लास्ट 5 ईयर। हाईएस्ट इंपोर्ट हमने किसका किया है, वेजिटेबल ऑयल्स का किया है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ऑयल्स, ठीक है ना, पाम ऑयल्स बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल्स का हम। विथ रेफरेंस टू कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज हाईएस्ट, बिल्कुल सही है, खरीफ में राइस कल्टिवेशन सबसे हाईएस्ट था। एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन ऑयल सीड, नो भाई ऑयल सीड का ज़्यादा है ज्वार के कंपेरिजन में। एरिया फॉर कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन शुगर केन, इट इज करेक्ट, है ना। एरिया फॉर अंडर शुगर कल्टिवेशन स्टडी डिक्रीज, नो इट हैज इंक्रीज्ड। करेक्ट पूछा है, करेक्ट है 2 और 4 आंसर जाएगा C। ओके सॉरी, हमसे करेक्ट पूछा है ना भाई, करेक्ट क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट है यहाँ पे कौन सा, ये दोनों करेक्ट है, आंसर जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Purchasing power parity exchange rate are calculated by comparing the prices of same basket of goods and services in different countries, बिल्कुल सही है। In terms of PPP dollar, India is the 6th largest economy, no। PPP dollar के terms में India is the 3rd largest। This is correct, this is incorrect, हमसे करेक्ट पूछा, कट जाएगा 1 only। Question 20 है, with reference to the Constitution of India, consider the following statement।
नो हाई कोर्ट शैल हैव दी जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड। बिल्कुल गलत है भाई, हमारे पास 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है ना, जो कोऑपरेटिव्स पे भी आया था, है ना, 98 के लिए था, 100 नंबर थे कोऑपरेटिव के लिए। कोऑपरेटिव पे जो आया था ना उसको, सॉरी 97 था कोऑपरेटिव्स के लिए, हाँ 97 नंबर था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया हाई कोर्ट को। इसका हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। तो ऐसा गलत है भाई कि ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड नहीं कर सकते हाई कोर्ट, ये गलत है। वो भी कर सकते हैं। An amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India। बिल्कुल कर सकता है भाई, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को ये वायलेट करे तो इट कैन बी क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ओके, बिकॉज इट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा यहाँ पे नाइदर वन नॉट टू, आंसर जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन 21 है, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल किसको बोलेंगे? एंड द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी, कितना वो आपस में उनके बीच में मिलजुलाव है, कितना उनके देश में शांति है, उसी को हम क्या बोलेंगे? सोशल कैपिटल बोलेंगे। पैसा वैसे से कुछ नहीं होता दुनिया में, खुशियाँ होनी चाहिए। क्वेश्चन 22 है, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन इन द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस पे टू द फार्मर प्लस, ठीक है ना, एमएसपी प्लस बोनस, है ना। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड क्या है? एमएसपी प्लस बोनस प्लस प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। क्वेश्चन 23, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस एज अ फीचर, एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच दी फॉलोइंग, ठीक है। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 में आया गया था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, कि तुम बना रहे हो जो उसको तुमको वापस लेना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सब इंडेक्स क्या नहीं है? मेंटेनेंस ऑफ लर्नर इसका नहीं है, पेइंग टैक्स इज यस, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी इज यस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, ये सब क्या है? ये सब है सब इंडेक्स। बट मेंटेनेंस ऑफ लर्न ऑर्डर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड बैंक निकालता है। कौन निकालता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है। उसमें क्या नहीं आता है? पॉवर्टी लॉ एंड ऑर्डर नहीं आता। ये पूछा जाता है तो क्या आता है? तो पेइंग टैक्सेस आता है, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टीज आता है, एंड डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स आता है। क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 में जो आया था, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट के बारे में करेक्ट। प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 month प्री डिलीवरी एंड 3 month पोस्ट डिलीवरी पेड लीव्स, क्या ये सही है? देखो भाई, 3 month बिफोर एंड 3 month ये नहीं है, पहले 12 वीक्स जो था ना, अब उसको बढ़ा दिया गया है। 12 वीक्स मतलब कितना होता है? 3 months पहले था, अब उसको 26 वीक्स कर दिया गया है, ठीक है ना। दिस इज इनकरेक्ट। एंटरप्राइज विथ purchase must follow the mother's minimum 6 cuts visit daily, not 6, it is 4. वुमेन विथ 2 children get reduced entitlement, बिल्कुल सही है। जिनके पास 2 children है उनको ये जो 26 का पेड लीव मिलता था वो नहीं मिलेगा, उनको 12 ही मिलेगा यार। सो इससे क्या होगा? अपने पास डिसेंटिवाइज होगा, है ना, आदमी को पॉपुलेशन कंट्रोल करने में थोड़ा मदद मिलेगा। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा यहाँ पे 3 ओनली, आंसर जाएगा सी। Question 26 है, with reference to the communication technologies, what are the difference between LTE, that is long term evolution, and VoLTE? LTE is commonly marketed as 3G and VoLTE is commonly marketed as advanced 3G. No, LTE and VoLTE दोनों जो है हमने पहली बार कहाँ देखा था भाई? जियो की जब नेटवर्क आया था, जियो सिम आया था तब देखा था, जियो के फ़ोन में देखा था। तो LTE क्या है भाई? 4G के साथ रिलेटेड है, नॉट 3G ना। LTE is data only technology, बिल्कुल सही है। एंड VoLTE is voice over data, that is voice plus data, not voice only technology. So this is incorrect. हमसे करेक्ट पूछा भाई, करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आंसर हो जाएगा neither 1 nor 2. क्वेश्चन 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी कौन सा था भाई? क्या पेट्रोलियम के रिलेटेड हमारे पास फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया था? नो, इट इज नॉट विद रेफरेंस टू पेट्रोलियम, जिसके बारे में हमारे को फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया था। फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी बनाया टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, टेलीकॉम
regulatory authority. So first A is incorrect. One of the tasks of PNGRB is to ensure competitive market for gas. देखो फर्स्ट इज इनकरेक्ट ना, करेक्ट क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट हो जाएगा भाई, सिंपल सा बात है यार। क्वेश्चन 28 है, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय द बैंक बोर्ड ब्यूरो। What are the purpose of intercater agreement signed by Indian bank and financial institution recently? है ना, ये क्या करता है, इट एम टू फोस्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट ऑफ 50 करोड़ और मोर विच आर अंडर द कंसोर्टियम लेंडिंग, है ना। जो इंटरकेटर एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उन्होंने बोला कि देखो भाई हमारे जो स्ट्रेस्ड एसेट है ना, स्ट्रेस्ड एसेट मतलब जिनको लोन लेके भाग गया पैसा दे नहीं रहा है, लोन लेके भाग गया पैसा दे नहीं रहा है, उन लोगों के लिए है ना हमारे पास क्या होना चाहिए, 50 करोड़ मोर से है ना एक कंसर्न लैंडिंग का होना चाहिए, मतलब उनके लिए हमारे पास एक ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन 30 है, विद रेफरेंस टू एशियाज और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर, बिल्कुल सही, इसमें अराउंड 110 मेंबर्स हैं। India is the largest shareholder of AIIB, not India, China. And AIIB does not have many member outside Asia. No, यहाँ पे कनाडा भी है भाई। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा A। क्वेश्चन 131 है, with reference to India's 5-year plan, which of the following statements are correct? From the second 5-year plan, there was a determined thrust toward substitution of basic and capital good industry, बिल्कुल सही है। The fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. Fourth 5-year plan. Fifth 5-year plan, for the first time the financial sector was included as an integral part. It is not in the fourth 5-year plan. ये fourth 5-year plan है जो कि बात करता है किसके बारे में, फाइनेंशियल सेक्टर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान, ठीक है। फिफ्थ 5-year प्लान बात करता है पॉवर्टी को हटाओ, गरीबी हटाओ के बारे में, किसके बारे में, पॉवर्टी के बारे में, ओके। सो याद रखना कि बचपन में याद होना चाहिए, फिफ्थ 5-year दबाओ, गरीबी हटाओ। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 और 2, आंसर जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन इंडिया विच द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी, ओके, इन इंडिया विच द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरीज इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। इनको रिव्यू कौन करता है भाई, इनको रिव्यू करता है एडहॉक कमिटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट, यस, एंड पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, बिल्कुल सही है। फाइनेंस कमीशन नहीं करता इनको रेगुलेट, है ना, इनको रिव्यू नहीं करता। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, नीति आयोग नहीं करता। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट है ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर लॉ the compensatory afforestation fund management and planning authority exist in both the national and the state level, बिल्कुल सही है। टेम्पा जो है वो सेंटर पे भी होता है, स्टेट पे भी होता है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कंपेंसेटरी प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर द कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट ऑफ 2016, नो इट इज नॉट मैंडेटरी, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है कि इट इज वॉलंटरी ना। क्वेश्चन 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स who want to be a part of the India's stock market without registering themselves directly. This is participatory note, not promissory। तो गलती में क्या होता है, participatory promissory एग्जाम में वैसे दिखता है, तो समझ के ध्यान से लगाना है। पी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट। पी नोट क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट। लोग पी नोट पढ़ते हैं, उसका फुल फॉर्म जल्दी नहीं होता, यूपीएससी बहुत चला, ऐसे क्वेश्चन पूछती है ये। क्वेश्चन नंबर 35 है, which one of the following suggested the governor should be an eminent person from outside the state and should be detached figure without intense political link and should not have take part in active politics in the recent past। देखो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच पे, सेंट्रल और स्टेट रिलेशन को देखने के लिए सरकारी कमीशन बनाया था 1983 में। कब बना था वो इंपॉर्टेंट है, 1983 में बनाया था, ठीक है ना। उसने ये रिकमेंड किया गवर्नर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ये कन्वेंशन है जो कि कौन बताया था भाई, सरकारी कमीशन ने बताया था इसको। 36 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर
कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस, है ना। करेंसी क्राइसिस की रिस्क कब कम हो जाएगा भाई? द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर, है ना। करेंसी क्राइसिस कब कम हो जाएगा? जब इंडिया का आईटी सेक्टर फॉरेन करेंसी अर्न करेगा, तब बिल्कुल सही है ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने के साथ करेंसी क्राइसिस की रिस्क बढ़ जाएगा भाई, कम होने की बात हो रही है। रिमिटेंसेस फ्रॉम दी इंडियन एब्रॉड, यहाँ से हमारे पास करेंसी क्राइसिस के कम हो जाएंगे चांसेस, तो आंसर ये बी। क्वेश्चन 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। एसेट कौन सा नहीं है? डिपॉजिट जो मैं कर रहा हूँ बैंक के ऊपर वो नहीं दिया तो उसके लिए वो लायबिलिटी है भाई, क्योंकि मैं अपना डिपॉजिट कर रहा हूँ तो उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो मेरे को वापस करे। सो इट इज अ लायबिलिटी एंड नॉट एन एसेट। एसेट मतलब उससे उसका फायदा हो, है ना। हमारे डिपॉजिट से उसका फायदा नहीं होता, बट हमारे फायदा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमको पैसा वापस करे। नहीं दे पाएगा तो उसको किस करेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज, नो इट इज मोस्टली ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटिटीज। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, देखो ऑल एक्सट्रीम वर्ड, नो। कुछ रुपये में भी है, मसाला बॉन्ड्स, कट हमसे पूछा, कट होगा नाइदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 39 है विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ मिनरल माइनर मिनरल इंडिया, हमको बात किसी करनी है, माइनर मिनरल की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रीवेलिंग लॉ इन द कंट्री, बिल्कुल सही है, सैंड इज अ माइनर मिनरल। स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल, बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। माइनर मिनरल के लिए जो रूल बनाने का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग और माइनर मिनरल्स, बिल्कुल सही है, करेक्ट। हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और 3। माइनर मिनरल जो है वो स्टेट का सेलेक्ट, मेजर मिनरल जो है सेंटर का सेलेक्ट। दिस सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये मैंने जो क्वेश्चन करंट अफेयर वाले क्वेश्चन सीरीज कवर किया उसमें भी एक टॉपिक था, ये क्वेश्चंस बहुत बार थे। सर्विस एरिया अप्रोच जो था वो किसके अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है? लीड बैंक स्कीम के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल 2018, इफ रूल्स for fixed term employment are implemented, it become to lay off, है ना, it becomes to lay off of workers। अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया तो ले ऑफ वर्कर करना बहुत आसान हो जाता है, डिफिकल्ट है, यहाँ पे डिफिकल्ट है यार। नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन केस ऑफ टेम्पररी वर्कमैन, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट है बोथ। क्वेश्चन नंबर 42 है एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको बात करनी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 की, हमसे पूछा गया करेक्ट। वेस्ट जनरेटेड हैज टू सेग्रीगेट इनटू 5 कैटेगरीज, गलत। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली, गलत। द रूल्स प्रोवाइड एन exact and elaborate criteria for identification of the site for landfills and waste processing facility, yes। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल है उसके बारे में बताता है कि भाई कौन सी जगह में हमारे पास क्या करना है, लैंडफिल करना है और वेस्ट प्रोसेसिंग कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 43 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996 एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे एम्पावर करता है ना। स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज साउट, lay down the standard for emission or discharge of environment pollutant from various sources। सही पूछा है भाई, सही दोनों है, ठीक है ना, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा बोथ 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये नहीं होगा, यही होगा, सी होगा, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंट इन इंडिया, क्या सही है? ये गलत है भाई, इट कैन नॉट बी पेटेंट इन इंडिया। देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड, नो हमारे पास है भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड। एग्जांपल क्या है उसका, एग्जांपल क्या है हमारे पास 2003 में बनाया गया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड 2003 में बनाया गया था।
एंड प्लांट वैराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंट इन इंडिया, बिल्कुल सही है। करंट हमसे पूछा है, कट जाएगा 3 ओनली, आंसर जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस, इट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट डीलर हैव द राइट टू फेल the bamboos grown on the forest area, बिल्कुल सही है। As per the scheduled tribes and the traditional forest dweller recognition of Forest Right Act 2006, bamboo is a minor forest produce, yes। Scheduled tribe and other traditional forest dweller recognition of Forest Right Act 2006 allows ownership of minor forest produce to the forest dweller, ये भी सही है, तीनों सही है। यहाँ पे कट हमसे पूछा गया, कट है यहाँ पे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला गलत है, बिकॉज फर्स्ट वाला में ये बोला गया है ना, इस फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 के अंदर जो फॉरेस्ट जो है ना, जो बैम्बू जो है वो नॉन फॉरेस्ट एरिया में है उसको तुम काट सकते हो, है ना। बैम्बू जो नॉन फॉरेस्ट एरिया में उसको तुम काट सकते हो, बट जो फॉरेस्ट एरिया में जो बैम्बू है वो ट्री कहलाएगा, और वो रिजर्वेशन जो ट्री को रिजर्व करने के लिए जो हमारे पास क्राइटेरिया है उसके अंदर वो आएगा। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, कट होगा यहाँ पे 2 and 3। क्वेश्चन 47 है, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर। सेकेंड है, द UNCAC इज द एवर फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। क्या ये लीगली बाइंडिंग है? क्या ये लीगली बाइंडिंग है भाई? इट इज लीगली बाइंडिंग, यस इट इज लीगली बाइंडिंग, है ना। और जो प्रमोट अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी है, ये इसको कंट्रोल नहीं करता यार, इसको नहीं कंट्रोल करता। एंड अ हाईलाइट ऑफ द UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज द इल्यूजन ऑफ अ स्पेसिफिक चैप्टर एम्ड एट रिटर्निंग एसेट्स टू देयर राइटफुल ओनर फ्रॉम whom they had been eliciting, बिल्कुल गलत है। The United Nations Office on Drug and Crime is mandated by its member states to assist in the implementation of both UNCAC and UNTOC, बिल्कुल सही है। कट हमसे पूछा, कट है 2 and 4। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इनको छोड़ना पड़ता है, एग्जाम में हर चीज़ नहीं पढ़ सकते यार। 48 है, विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, बिल्कुल सही है। When a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follow the Lok Sabha rule on that matter, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है बोथ। 49 है, with reference to the Constitution of India, prohibition or limitation or provision contained in ordinary law cannot act as prohibition or limitation on the constitutional power under Article 112. It could mean which one of the following, है ना। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट कंस्टेंट इन एक्सरसाइज बिकॉज आर्टिकल 142 टॉक्स अबाउट कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जो है कंप्लीट जस्टिस कर सकता है ना। क्वेश्चन 50 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, PVTG रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे 1 यूनियन टेरिटरी कौन है? अंडमान एंड निकोबार। अ स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग PVTG स्टेटस, बिल्कुल सही है। देयर 95 PVTGs ऑफिशियली नोटिफाइड, नो देयर 75 PVTGs। थर्ड इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा सी। सबसे ज्यादा PVTGs कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर 13 सॉरी। क्वेश्चन 51 देखते हैं, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो 5th शेड्यूल के अंदर हमारे पास है ना बात करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज है ना फॉर माइनिंग और फॉर अदर पर्पस इट इज नल एंड वॉइड, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5th शेड्यूल। 52 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt several posts from disqualification on the ground of office of profit, बिल्कुल सही है। The above mentioned act has been amended 5 times, 5 times तो नहीं पता, देखते हैं 4th स्टेटमेंट देखते हैं। The term office of profit is well defined in the Constitution of India. No, it is not well defined. ठीक है, तो मेरे को पता है फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। हमारे पास यस इट इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट होगा A 1 and 2 ओनली।
क्वेश्चन 53 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी, सही है। कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, नो इट इज ऑन ऑक्शन बेसिस, ऑक्शन होते हैं भाई इसके। सेकंड इज इनकरेक्ट और वन इज करेक्ट। Till India is till recently India import coal to meet shortage of domestic supply, but India is now self-sufficient. No, India is not now self-sufficient. So incorrect हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा वन ओनली, आंसर जाएगा ए। क्वेश्चन 54 है द नाइन्थ शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। नाइन्थ शेड्यूल जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, नहीं 51 में कि 52 में, 51 में, ओके। उस समय जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन 55 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। अभी हमको एग्जैक्ट नहीं पता है तो रुक जाते थोड़ा सा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन एंड गिव डिटेल ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूवन मिसबिहेवियर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सेकेंड इज इनकरेक्ट। The detail of the process of impeachment of judges in Supreme Court of India are given by the Judges Inquiry Act of 1968। क्या कैसे इम्पीच करना है सुप्रीम कोर्ट के जज को, ये कहाँ पे दिया है? जजेस इंक्वायरी एक्ट में दिया है क्या? बिल्कुल सही। जो डिटेल है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब हमारे पास 50 हमारे पास कितने प्रपोजल्स होना चाहिए? एटलीस्ट 50 ऑफ द राज्यसभा और 100 ऑफ द इनिशिएट करने के लिए 100 अब लोकसभा लिख के देना चाहिए अपने को, और राज्यसभा के 50 लोग लिख के देना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट इज सेकंड थर्ड इज करेक्ट। और यहाँ पे लिखा हुआ जैसे मोशन ऑफ द जज सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। नो, स्पीकर चाहे तो, है ना, मर्जी से उसको चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो उसको रिजेक्ट करे, उसके ऊपर है। इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बोल रहा गलत बात है, इट कैन बी रिजेक्टेड, ओके। उसको डिस्कस उसको वो करेगा, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हाँ यार ठीक है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे बहुत बार भी हुआ है। If the motion of the impeachment of judge is taken up for voting, the law required the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of the house and not less than total strength of the house present in voting। बिल्कुल सही है ना? This is correct। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन 56 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। नो, इट इज नॉट 44th अमेंडमेंट, इट इज नॉट 44th, इट इज 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन 99, दैट इज NJAC, टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी वाला जो था अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है बी टू ओनली। क्वेश्चन 57 है व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म ऑन क्लाउडी नाइट्स। क्लाउडी नाइट्स पे ड्यू ड्रॉप्स क्यों नहीं बनते भाई? बिकॉज टेम्परेचर हाई रहता है। आप भी देखना, जब बादल वाला जो दिन रहता है ना, ठंडी मौसम है, वो दिन गर्म रहता है, उतना ठंडी लगता है हमको, है ना, बिकॉज क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। यस, सो इससे वजह से टेम्परेचर उतना नहीं हो पाता जिससे वो ड्यू ड्रॉप बन पाए। क्वेश्चन 58 है in the context of proposals to the use of hydrogen enriched CNG as fuel for buses in public transport, consider the following statement। हाइड्रोजन एनरिच CNG की बात करनी है। The main advantage of the use of CNG is the elimination of carbon monoxide emission। रुक जाते हैं। HCNG as fuel reduce carbon dioxide and hydrocarbon emission। रुक जाते हैं। हाइड्रोजन up to 1/5 by volume can be blended with CNG as fuel or for buses। रुक जाते हैं। HCNG makes the fuel less expensive। ना भाई हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन महंगा मिलता है यार, इट कैन मेक एक्सपेंसिव। सो फोर्थ इज इनकरेक्ट। अब हमसे करेक्ट पूछा है भाई, या फिर 1 होगा या फिर 2 और 3 हो लो। क्या HCNG के इस्तेमाल करने से एलिमिनेशन हो जाएगा, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा सा भी नहीं होगा? ऐसा नहीं हो सकता। वो कोई भी चीज़ एक्सट्रीम वर्ड है, एलिमिनेशन बोल दे रहा है यार, एलिमिनेशन हो जाएगा बोल रहे हैं। नो, एलिमिनेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेंगे, ओके। एंड इससे कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एमिशन क्या हो जाएगा? कम, हाइड्रोकार्बन एमिशन कम हो जाएगा। एंड 1/5 ऑफ द वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद CNG एज फ्यूल फॉर बसेस। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा B 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन 59 है व्हाट इज कॉमन टू द प्लेस नोन एज अलियार, ईसापुर एंड
कंस भाटी, अलियार, कीसापुर एंड कंस भाटी के लिए हमसे पूछा गया है। करेक्ट क्या है? इन सब में क्या है, वाटर रिजर्वायर्स बनाए गए हैं। इन सब में क्या बनाए गए हैं, वाटर रिजर्व्स बनाए, उसमें न्यूज़ में था इसलिए हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट, कैटल रिलीज अमोनिया इनटू द एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही है, एग्रीकल्चर सॉइल से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही है, पोल्ट्री इंडस्ट्री से क्या निकलते हैं हमारे पास, है ना, रिएक्टिव, उसमें जो बिकॉज याद रखना कि वहाँ पे जो उनके फीकल मैटर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है यार। ओके, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तीनों सही, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 61 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑल रुक जाते हैं। वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 were formed or were framed by the government of India based on the recommendation of Ramsar Convention। सही है। The Wetland Conservation and Management Rule 2010 also encompasses the drainage area or catchment region of the wetland as determined by the authority। बिल्कुल सही है, दूसरा जैसा सही है भाई। It is not mandatory for all, so आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड ये और वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी देखोगे ना तो सॉल्यूशन में दोनों करेक्ट है, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन 62 है, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरेन मिथाइल पैराथियोन फोरेट ट्राइजोफेन इज व्यूड विद एप्रीहेंशन, दिस केमिकल आर यूज्ड एज। ठीक है, जितने भी केमिकल दिए हैं, कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट, ट्राइजोफोस, दिस आर व्हाट, दिस आर पेस्टिसाइड्स, दिस आर व्हाट, दिस आर पेस्टिसाइड। ये कीटनाशक हैं, कीड़े मकोड़े को मारने में काम आते हैं, जो हमको एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिलते हैं उन सबको। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ग्लेशियर्स दिए हैं और रिवर कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले जेमू ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन सही है, यहाँ पे सियाचिन नुब्रा वाला, सो फोर्थ इज करेक्ट, याद रखना। सियाचिन जो ग्लेशियर है वहाँ से नुब्रा रिवर निकलती है, एंड 12 सिगरी से चेनाब निकलता है, ठीक है। 2 and 4 इज करेक्ट, 2 and 4 इज करेक्ट, 2 and 4 इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 1 to 4, आंसर हो जाएगा 1 to 4, 1 to 4। बदारपुंज यमुना, बदारपुंज जिसको हम क्या बोलते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर भी कहते हैं, वहाँ से यमुना निकलती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इज इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, सी दिए हैं और बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करनी है। एड्रियाटिक सी में अल्बानिया आता है, क्या बिल्कुल सी है। क्रोएशिया भी एड्रियाटिक सी में आता है, नॉट ब्लैक सी। कैस्पियन सी में कजाकिस्तान, यस। मेडिटेरियन सी में मोरक्को, यस। रेड सी में सीरिया आता है, नो। करेक्टली मैच पूछा है तो हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसिडर द फॉलोइंग, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड above are released during कार्बन बायोमास और क्रॉप रेसिड्यू। क्रॉप रेसिड्यू जब हम बर्न करेंगे तो सब चीज़ निकलता है भाई, सिर्फ जलाना नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ को जलाने से ना दिक्कत ही होता है, बिकॉज हार्मफुल गैसेज रिलीज होते हैं। क्वेश्चन 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स की बात करनी है। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स, बिल्कुल सही है। आर्टिक सी के नीचे बहुत ज़्यादा ऐसे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग से वो मेल्ट हो जाएंगे, तो जो मीथेन हाइड्रेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स आर फाउंड इन आर्टिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर, बिल्कुल सही है। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और 2, बिल्कुल सही है। ये जो मीथेन होगा, CH4 जो होगा वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बहुत समय में और CO2 बना देगा। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये सब दिए हैं अपने को, हमको मेंशन करना है ना। मेंशन द स्टेट अबव इन परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट कवर, परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर टोटल एरिया ऑफ द स्टेट। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है भाई, डेंसली, है ना, मतलब उनके जो एरिया है और उससे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है, तो 1 सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश होगा, उड़ीसा होगा, दोनों में कॉमन है। अब ये देखना है
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ होगा? सिंपल सी बात है, मध्य प्रदेश में होगा भाई, बिकॉज मध्य प्रदेश दुनिया का पहले बात तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है ना, तो उसकी वजह से हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तुक्का लगाना ही समझना आना चाहिए कि भाई कैसे फॉरेस्ट कहाँ पे है सबसे ज़्यादा। 69 है, फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डाटा यूज्ड। ठीक है, सैटेलाइट इमेज या फिर रिमोट सेंसिंग डाटा किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्लोरोफिल कंटेंट इन वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन, बिल्कुल सही है। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट है डी 1 2 3। क्वेश्चन 70 है, रिसेंटली देयर वाज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नीटल। हिमालयन नीटल के लिए यहाँ पे हमारे पास अवेयरनेस आ रहा था, बिकॉज हिमालयन नीटल, नीटल मतलब समझना समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फाइबर ना, जो बोले तो ऐसे होते हैं यार, फाइबर टाइप के होते हैं, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फाइबर। हिमालयन नीटल मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फाइबर, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। 71 है, वाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीट्स दैट रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट। ये माइक्रोबीट्स का इतना कंसर्न क्यों है भाई, है ना? बिकॉज ये क्या है, दे आर हार्मफुल टू द मैराइन इकोसिस्टम में। खाना माइक्रोबीट्स जो है जैसे प्लास्टिक है, वो मैराइन इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा हार्मफुल है भाई। क्वेश्चन नंबर 72 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर वाइल्ड लाइफ दिए हैं नेचुरली फाउंड इन। तो ब्लू फिन मसीर, ये मसीर के जो स्पीसीज है वो क्या है, एक फिश स्पीसीज है जो कि कावेरी नदी के अंदर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है ना। इरावली डॉल्फिन चंबल नदी के अंदर पाया जाता है, नो, इरावली डॉल्फिन चंबल के अंदर नहीं पाया जाता है, इट इज इन मैकॉन्ग रिवर। एंड रस्टी स्पर्ड कैट ईस्टर्न घाट, सही है। आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। कैटली मैच हमसे पूछा है, कैटली मैच हो जाएगा 1 और 3। 73 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोर्स, यस। सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, some species of marine mammals are herbivores, yes. some species of snakes are viviparous, viviparous means जो कि अंडे नहीं देते, डैट बच्चे देते हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन है? नयार, पेपार, सैंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कालाकड टाइगर रिजर्व। मुंदनथुरी, कालाकड, मुंदनथुरी टाइगर रिजर्व, तो ये सब किसके अंदर हैं? अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। 75 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच द फॉलोइंग आर द टर्म पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन, सो दिस आर विथ रेफरेंस टू वेस्ट टू एनर्जी। 76 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, सीरस क्लाउड थिनिंग और सल्फेट एरोसोल का जो इंजेक्शन है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, उसको किसके लिए सेट किया जाता है भाई? टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। बिकॉज अगर हमारे पास ये सपोज थिक क्लाउड होता है तो हमारे पास कोई रेडिएशन आता है तो ट्रैप, वो क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। बट अगर हमारे पास थिन क्लाउड होंगे तो ये आएंगे और ट्रैप नहीं हो पाएंगे, थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, बहुत कम आएगा वापस। तो जो टेम्परेचर जो ये राइज करता था, ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा राइज करेगा, ये कम राइज करेगा, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट नहीं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन 77 है, इन अ गिवन ईयर in India ऑफिशियल पोवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर। ठीक है ना, कुछ स्टेट्स में ऑफिशियल पोवर्टी लाइन ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में ऑफिशियल पोवर्टी लाइन कम है। ऐसा क्यों? बिकॉज द प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, है ना, प्राइस लेवल वेरी करेगा। जिसके समोसा चाहिए सपोज जिंदगी जीने के लिए, गरीबी रेखा में समोसा आता है भाई, किसी यहाँ समोसा 10 रुपये मिल रहा है, किसी यहाँ समोसा 50 रुपये मिल रहा है, तो भूख तो ऐसे भी 10 रुपये। अब बोलोगे यार 10 रुपये जो कमा रहा है वो गरीब है, बोलोगे भाई समोसा मिल जा रहा है उसको, और जो 50-40 रुपये कमा रहा है वो अमीर है, बोलोगे यार वो तो साला समोसा भी नहीं खा पा रहा है, तो वो गरीब है ना। बिकॉज पोवर्टी इज रिलेटिव टर्म। लोग बोलते हैं यार जो बस्तर वाले लोग हैं वो अनडेवलप्ड है, यार जिंदा जीने के लिए तो भी जी जा रहे हैं, है ना, जिंदगी सस्टेन उनकी भी हो रही है ना। इट इज़ जस्ट इकोसेंट्रिसिज्म एंड कल्चर रिलेटिविज्म। हमको फोकस करना है कल्चर रिलेटिविज्म पे, नॉट इकोसेंट्रिसिज्म। हमारा कल्चर यार, सबका कल्चर अपना 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 होता है यार, सबका यूनिक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड दिस इज व्हाट मेक द वर्ल्ड गुड, ओके, बेटर फॉर ऑल, है ना। यही तो मज़ेदार बनाती है दुनिया को कि सबका अलग अलग है। एक ही मोनोटोनस हो जाएगा तो लाइफ बिकम वर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, फेमस प्लेस दिए हैं और रिवर हमको वहाँ से ओरिजिनेट कौन करता है? हम्पी से मालाप्रभा नहीं जाती भाई, हम्पी से बच्चों को पता होना चाहिए कि तुंगभद्रा रिवर जाती है। ठीक है, तो थर्ड इज इनकरेक्ट, क्या हो जाएगा? A 1 and 2 ओनली।
जो मेन इंपॉर्टेंट था वो ये था। अब पहंदरपुर से चंद्रभागा जाती है, तिरुचिनापल्ली से कावेरी जाती है, तो पता हो नहीं है तो भी चल जाएगा, बट आपको ये पता नहीं चाहिए हम्पी से तुंगाभद्रा नदी जाती है, कर्नाटक के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एशियाटिक लायंस आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। बिल्कुल सी, और कहीं भी एशियाटिक लायन नेचुरली गिर हमारे इंडिया में भी गिर में पाया था, बाकी और कहीं नहीं पाया था। डबल हम कैंपर इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये इंडिया में पाया था, मंगोलिया के अंदर पाया था, तिब्बत वाले रीजन में पाया था, सो दिस इज इनकरेक्ट। गोबी डेजर्ट में पाया था ये। वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया, नो, इंडिया, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी जगह में पाया था, सो इट इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा ए, वन ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स वर डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है ना, न्यू वर्ल्ड मतलब अफ्रीका, साउथ अमेरिका ना, वर्ल्ड इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है ना, ओल्ड वर्ल्ड से है ना, डोमेस्टिकेट कहाँ पे क्या आता है, न्यू वर्ल्ड में, साउथ अमेरिका में, है ना, इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड मतलब अमेरिका में, है ना, ओल्ड वर्ल्ड मतलब समझना इंडिया, इंडिया इज ओल्ड वर्ल्ड। इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, किसको इंट्रोड्यूस किया गया, तब कोका को, रबर को, टोबैको को। टोबैको यहाँ पे नहीं मिलते थे, ये न्यू वर्ल्ड में मिलते थे, बट इसको इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पे, ओल्ड वर्ल्ड। हमारे देश में नहीं होता था भाई, ये सब साउथ अमेरिका का है, जो कि न्यू वर्ल्ड कंट्री है, ओल्ड वर्ल्ड में नहीं थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 81 है, ऑन 21 जून द सन, 21 जून का मतलब क्या है, हमारे पास सपोज ये अर्थ है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, टॉपिक ऑफ इक्वेटर है, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे सन होगा डायरेक्टली ओवर टॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे हमारे पास सन होगा, तो ये इस समय पूरा यहाँ पे आर्टिक में क्या होगा, दिन होगा। ओके, सो इट डज नॉट सेट बिलो द होराइजन इन द आर्टिक सर्कल। ओके, मतलब दिन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। Which one of the following national park lies completely in the temperate alpine zone? टेम्परेट अल्पाइन जोन के अंदर कंप्लीटली कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर, ये टेम्परेट अल्पाइन जोन में पाया जाता है। कहाँ पे है ये, उत्तराखंड के अंदर, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इट लाइज बिटवीन द जस्कर रेंज एंड द ग्रेट हिमालयन रेंज। क्वेश्चन नंबर 78 है, हु अमंग द फॉलोइंग एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट टू एल्बम। जहांगीर बहुत ज़्यादा शौकीन थे इस चीज़ों के। क्वेश्चन नंबर 85 है, विद रेफरेंस टू मियान तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तानसेन वाज अ टाइटल गिवन टू हिम बाय अकबर। नो, तानसेन जो टाइटल था उसको किसने दिया था इनको तानसेन जो टाइटल था वो किसने दिया था, रामतनु पांडे ने दिया था। रामतनु पांडे ने नहीं, रामतनु पांडे का ओरिजिनल नाम तानसेन जी का रामतनु पांडे है। ठीक है ना, इनको किसने कहा था, है ना, राजा रामचंद्र ऑफ बांधवगढ़, इन्होंने बोला था इनको। तानसेन किसने कहा था, राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर ने कहा था। ठीक है ना, राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर ने क्या कहा था इनको, तानसेन कहा था, अकबर ने नहीं कहा था। क्वेश्चन 86 है, विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कुछ पर्सन्स दिए हैं, है ना, उनकी पोजीशन, उनको जो हेल्ड किया था उनको हमको बताना है ना। सर तेज बहादुर सप्रू, क्या ये प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया फेडरेशन लिबरल फ्रंट फेडरेशन के, बिल्कुल सही है। केसी न्योगी, क्या ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, बिल्कुल सही है, नहीं। एंड पीसी जोशी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। हमसे कैटली में पूछा, कैटली में शेगा डी, सब सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 87 है, विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर, बिल्कुल सही है। इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन फॉर रिक्रूटिंग इंडियन फॉर वर्ल्ड वॉर। नो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो सपोर्ट किए थे, सो नॉट सपोर्ट बोल रहा है, इट इज इनकरेक्ट। बोले थे कि यार हम थोड़ा सा इसका मदद करते हैं, ये फिर बाद में हमारा मदद करेंगे, बट मदद किए नहीं, इसी सेकंड वॉर में सपोर्ट नहीं किया। थर्ड है, कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर, बिल्कुल सही है, करेक्ट। हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 88 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंट निम्बारका वाज कंटेम्पररी ऑफ अकबर, बिल्कुल सही है।
एंड सिंध कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई शेख अहमद सिरहिंदी। देखो भाई शेख अहमद सिरहिंदी जो थी वो सिलसिला, कौन सिलसिला है ना, ये नक्शबंदी सिलसिला के हमारे पास ये वो थे, फाउंडर टाइप के थे। और जो सेंध कबीर थे ये तो अपने पास निर्गुणा भक्ति वाले थे, निर्गुणा, ओके। और सेंट निम्बरका जो थे वो कंटेम्परेरी थे अकबर के, ये तो 12th to 13th सेंचुरी वाले थे, है ना। तो अकबर तो बाद में आया, 14th 15th 16th to 17th सेंचुरी वाले थे अकबर। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं, नाइदर हो जाएगा 1 नॉट 2, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज अमील। इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन को हम अमील कहते थे, क्या बिल्कुल सही है। एकता सिस्टम ऑफ द सुल्तानत ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशिएंट इंडिजिनस इन्वेंशन नोन, ये पर्शिया में बहुत पहले से फॉलो किया जाता था इसको। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एक्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली, नो, ये अकबर के समय आया था। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन 90 है, बिल्डिंग कल्याणा मंडपास वेयर नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ विजयनगर, okay, with reference to forced labor Visti in India during the Gupta period, which one of the following statement is correct, है ना। It was considered a source of income, it's a kind of sort of tax paid by the people, ठीक है ना, किसी एक पर्सन को वहाँ पे काम करना पड़ता था। क्वेश्चन 92 है, कंसिडर द फॉलोइंग डिपिक्शन ऑफ द बुद्धा ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, विच ऑफ दी अबव इज फीचर ऑफ महायाना बुद्धिज्म, ठीक है। महायाना बुद्धिज्म बुद्धा को गॉड माना जाता था, बुद्धा एज गॉड, एंड ये सब हैं, एंड बोधिसत्वास आर रिलेटेड टू व्हाट, महायाना बुद्धिज्म, एंड डिफिक्शन ऑफ बुद्धा, करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास फीचर्स आर ऑल, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 93, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर और इंस्क्रिप्शन इज रायन्यो अशोका, किंग अशोका मेंशन अलोंग द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। तो गगनहली इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है रानी अशोका, रानी अशोका नाम, कभी कहीं और अशोका का नाम अशोका मेंशन नहीं है भाई, ठीक है ना। और रानी अशोका दिया हुआ है, उसके साथ उनका स्कल्पचर बनाया, मूर्ति टाइप का बनाया हुआ है। क्वेश्चन 94 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। तो सोहगरा जो है वो हरप्पन साइट नहीं है, बिकॉज सोहगरा इज इन उत्तर प्रदेश एंड इट इज अ व्हाट, इट इज नॉट अ हरप्पन साइट, ओके। देसापुर गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 95 है, कंसिडर द फॉलोइंग, है ना। हमने बस ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग को महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था क्या, है ना। देखो ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सदानंद सरस्वती सही है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ईवी नायकर सही है, ठीक है। सेकंड थर्ड सही है, सेकंड थर्ड सही है। ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी मूवमेंट गांधी जी ने किया था कि या नहीं, ऐसे लोग सोचेंगे और गलत कर देंगे और बोलेंगे भाई नहीं, अनटचेबिलिटी वाले तो बी आर अम्बेडकर थे, बोले कट कर देंगे, बट इट इज करेक्ट। एंटी अनटचेबिलिटी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग किसने लगाया था, गांधी जी ने किया था, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा डी। क्वेश्चन 96 है, विद रेफरेंस स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिसंस क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, सही है। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, एनसीईआरटी जो हम बोलते हैं, उस समय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन था, वो उसी समय बनाया था 1907 में, जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था बंगाल पार्टीशन के बाद, उसकी वजह से। क्वेश्चन 97 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1913। हमको बात किसी करनी है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करनी है। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, बिल्कुल सही है। इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी, ये भी सही है। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कलेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये चार्टर ऑफ 1813 ने नहीं बोला था भाई, ये किसने बोला था, ये किसने बोला था भाई, हैं? इसको बोलने वाला कौन था, इसको बोलने वाला था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1774। सो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए 1784 ना 84। क्वेश्चन 98 है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, तो याद रखना ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना। वर्ल्ड बैंक क्या निकालती है भाई? IMF क्या निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, है ना। और वर्ल्ड बैंक कौन क्या निकालता है? वो उसकी भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 99 है, विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है ना, सीलिंग था लैंड होल्डिंग में, वो फैमिली पे भी था और इंडिविजुअल पे था। इसका मेजर एम था ऑफ द लैंड रिफॉर्म वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। बिल्कुल सही है। हमको बात करनी है डिफरेंस बिटवीन दी जागीरदारी एंड जमींदारी सिस्टम, जो कि किसके समय था भाई? मुगल इंडिया में था। जागीरदारी वेर होल्डिंग ऑफ लैंड असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पॉलिटिकल पुलिस ड्यूटीज, वेर जमींदार वेर होल्डर्स ऑफ रिवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू पे एनी ड्यूटी। नो, इनका भी ऑब्लिगेशन था भाई। जमींदार को जमींदार बोला है तो रिवेन्यू के साथ साथ इनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ता था। सो दिस इज इनकरेक्ट। लैंड असाइनमेंट जागीरदार वेर हेरिडिटरी एंड रिवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वेर नॉट हेरिडिटरी। गलत बात है भाई। जो जमींदार था वो हेरिडिटरी था, जमींदार था वो हेरिडिटरी था। जागीरदार इज नॉट हेरिडिटरी, उल्टा बोल रहा है, अदर वे राउंड, अपोजिट। ठीक है। एंड जागीरदार, ठीक है, पॉलिटिक्स है ना। जमींदार को भी क्या करना पड़ता था? जमींदार को भी मिलिट्री ऑब्लिगेशन होता था भाई। जमींदार के ऊपर क्या होता था? ठीक है ना। और ये देखो जमींदार ये बोल रहा है कि जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज जो था वो जागीरदार को परफॉर्म करना पड़ता था। गलत है भाई, जमींदार को परफॉर्म करना पड़ता था इसको, है ना। और जो जागीरदार था वो मिलिट्री काम करता था। ये मिलिट्री, क्योंकि इसको ज़मीन से पैसा लेना था जागीरदार को। जागीर और खालिसा लैंड में इसको डिवाइड था। खालिसा लैंड से डायरेक्ट मुगल के पास आता था, मुगल रूलर के पास आता था। बट जो जागीर था उसमें से जागीरदार लेता था पैसा और उसको देता था किंग कंग। अब जो उसमें से जो पैसा ले रहा है उसको उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे से मिलिट्री परफॉर्म भी करे। बट जमींदार क्या होते थे? जमींदार जो होते थे वो जुडिशियल और पुलिस ड्यूटीज परफॉर्म करते थे। और जमींदार वाला जो था वो हेरिडिटरी था। जागीरदार इज ट्रांसफरेबल। ओके, सो दोनों इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट यहाँ पे कौन सा है? नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट।